नमस्कार साथियों, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। साथियों, मैं हरी सिंह राजपूत पुनः आप सभी के सामने ये लेकर आया हूँ एक शानदार सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं गुप्ता एंड लेटर गुप्ता पीरियड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में, जिससे आपका एक रिवीजन हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे कि पिछले 2-3 सालों में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी आईक्यू का एक शानदार बैच आया है आरंभ 22। मतलब ये कि मध्य प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अभी अपनी तैयारी की शुरुआत करना चाहते हो, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहिए, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस बैच में मिलेगा। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें प्री से लेके इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसमें अगर आप गोल्ड प्लान लेते हैं तो इसकी फीस 11,999 है। अगर आप प्लैटिनम प्लान लेते हैं तो इसकी फीस है 18,999। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, हरी लाइव। जैसे ही आप मेरा ये कोड यूज करेंगे हरी लाइव, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये गोल्ड और प्लैटिनम में क्या डिफरेंस है, तो इसका एक सरल सा तरीका है। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा 9289996921, उस नंबर पे कॉल कीजिए। ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप एमपीपीएससी के रिगार्डिंग हमारी काउंसलिंग टीम से कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे बैच की। एक और खास बात है, ये 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक नया पूरा का पूरा नया बैच है। अब आते हैं हम सवालों पर। ये एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, किस गुप्त वंश के शासक ने मध्य प्रदेश में अवस्थित एरन स्मारक का निर्माण करवाया। कहने का मतलब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो एरन है, और वहां पर एक किसी भी गुप्त शासक ने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्या समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या घटोत्कच। देखें, सबसे पहले तो हम प्रश्न के उत्तर को ढूंढते हैं और इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त का एक हमको अभिलेख मिला है जिसे हम बोलते हैं एरन अभिलेख या एरन इंस्क्रिप्शन इसको कहते हैं। इस अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि पहली चीज, इस अभिलेख में यह लिखा है कि एरन का नाम था स्वभोग नगर, यानी समुद्रगुप्त के समय एरन को स्वभोग नगर कहा गया है। पहला प्रश्न है। दूसरी खास बात यह है कि समुद्रगुप्त जैसे महान विजेता शासक ने, जिसने पूरे भारत को जीता, जिसे हम भारत का नेपोलियन कहते हैं, समुद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय सागर में बिताया था। ठीक है, यानी जीवन का अंतिम समय कहां बिताया, एरन। एरन कहां है, मध्य प्रदेश के सागर में बिताया था। तीसरी खास बात है, इस एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना पृथु और रघु जैसे राजाओं से की गई है। पृथु एवं रघु जैसे राजाओं से उसकी तुलना की गई है, जो कि भारतीय इतिहास के महानतम पौराणिक शासक हैं। पृथु वो राजा हैं जिनके नाम पर पृथ्वी इस ग्रह का नाम रखा गया। एक और खास बात है, इसमें समुद्रगुप्त की पत्नी दत्त देवी की जानकारी भी मिलती है। दत्त देवी समुद्रगुप्त की पत्नी थी। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त ने अंतिम समय अपना कहां बिताया था, एरन में। जब आप एरन को पढ़ते हैं तो एरन में आपको यह भी याद रखना है कि एरन से हमें कई और गुप्त शासकों के अभिलेख मिले हैं, जिसमें एक बुद्धगुप्त है। बुद्धगुप्त के सामंतों द्वारा वहां पर एक विष्णु मंदिर बनवाया गया था। और सबसे प्रसिद्ध एरन अभिलेख है भानुगुप्त का सती प्रथा वाला अभिलेख, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त का सती प्रथा का भी एक अभिलेख मिला है, जिसमें उसके सामंत और मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी जो पत्नी थी गोपराज की, उन्होंने वो सती हो गई थी। इसके अलावा यहाँ पर एक हूण शासक तोरमान का, शक शासक श्रीधर्मवर्मन का भी अभिलेख मिला, यानी एरन एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के धार जिले में अवस्थित बाघ गुफाओं की चित्रकारी का संबंध। कितना बढ़िया प्रश्न पूछा है। तो बाघ जो गुफाएं हैं, केप्स ऑफ बाघ केप्स जो हैं बहुत फेमस रही हैं, तो आखिरकार उनकी चित्रकारी का संबंध किस वंश से है, ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर तो आप निकाल ही लेंगे। इस प्रश्न का आंसर है गुप्त वंश। देखिए, जो हमारी बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं आपको याद रखना है, ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में है, और ये जिस नदी के किनारे हैं उसे बाघनी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं,
बागनी नदी ही कहते हैं क्योंकि वहां बाघ भी रहते थे। बहुत प्राचीन गुफाएं हैं। इन गुफाओं का ये पूछा गया है संबंध किस काल से है, तो याद रखिएगा ये गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। और इसकी एक खास बात और है, इनकी तुलना या हम बोल सकते हैं इनकी समानता अजंता की गुफाओं से की जाती है। यानी मध्य प्रदेश का अजंता भी कह सकते हैं बाकी गुफाओं को। तो मध्य प्रदेश की किन गुफाओं की तुलना अजंता की गुफाओं से की जाती है, तो वो है बाघ। बाघ प्रिंट भी फेमस है, बहुत फेमस है। तो ये आप लोगों को ये प्रश्न याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अलावा याद रखिएगा ये लौकिक जीवन से संबंधित है। लौकिक जीवन। तो ये सारे प्रश्न आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो आज के बाद कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का अजंता किसे कहते हैं, तो आप बेझिझक होकर कह सकते हैं बाघ की गुफाओं को मध्य प्रदेश का अजंता कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मंदसौर के समीप स्थित दसपुर, ये जो दसपुर है ना, इसकी तो बात ही अलग है। एमपीपीएससी का फेवरेट है ये। मैं सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो पहले तो देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो दसपुर है ये वैसे ही है जैसे तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। दसपुर, देखिए ये दसपुर का क्या चक्कर है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मंदसौर का ही एक पुराना नाम है और यहां से एक अभिलेख मिला है जिसे हम दसपुर अभिलेख कहते हैं, या क्योंकि ये मंदसौर से मिला है इसीलिए इसका दूसरा नाम है मंदसौर अभिलेख। मुझे जहां तक याद है अभी 4 बार तो मैंने ही देखा है एमपीपीएससी प्री में इस प्रश्न को। तो मंदसौर अभिलेख लगातार एमपीपीएससी का फेवरेट बना रहा है। लगातार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं थोड़ा सा मैं टिप्पणी कर देता हूं। जैसे कि एक बार ये पूछा गया था कि ये जो अभिलेख है याद रखिएगा इसका संबंध किस गुप्त शासक से है, तो आंसर में आपको बताना है सॉरी कुमार गुप्त, माफी चाहता हूं, कुमार गुप्त। किसका है? कुमार गुप्त का है। तो गुप्त शासक कौन है? कुमार गुप्त है। अब किस औलीगर शासक से संबंधित है, तो औलीगर शासक का नाम भी बता देते हैं। औलीगर शासक का नाम है बंधु वर्मा। बेसिकली जो बंधु वर्मा है वो कुमार गुप्त का कौन था? कुमार गुप्त का सामंत था। यानी कुमार गुप्त बड़े शासक थे और उनके सामंत के तौर पे बंधु वर्मा शासन करता था। फिर अगला प्रश्न है, एक तो ये हो गया, दूसरा ये पूछा गया है इसका लेखक कौन है। इसमें एक अभिलेख लिखा है जिसे प्रशस्ति बोलते हैं, इसका लेखक माना जाता है वत्स भट्टी को। यानी वत्स भट्टी नामक विद्वान ने इस मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। बेसिकली मंदसौर की ये एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, किस गुप्त शासक से संबंधित? कुमार गुप्त। किस औलीगर शासक से? बंधु वर्मा। तीसरा प्रश्न इसका लेखक। अब चौथा पांचवा प्रश्न देखो, इस अभिलेख में एक श्रेणी का उल्लेख है। वो श्रेणी कौन सी है? वो श्रेणी कहलाती है तंतुवाय। तंतुवाय का मतलब है जैसे हम कहते हैं इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, सोने चांदी से महंगा है प्यार भैया। तो इसमें रेशम बुनकरों की एक श्रेणी का उल्लेख है। रेशम बुनकरों को तंतुवाय भी कहते हैं, तंतुवाय भी आ सकता है। एक बार ये पूछा गया है पीवाईक्यू में, मैं आपको सारे प्रश्न बता रहा हूं। 2024 प्री में ये पूछा गया था कि वो कौन सा अभिलेख है जो दुनिया में विज्ञापन का पहला साक्ष्य माना जाता है। यानी विश्व में विज्ञापन का पहला साक्ष्य माना जाता है, यही याद रखिएगा। कौन सा? विज्ञापन का। विज्ञापन समझते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो विश्व में एडवर्टाइजमेंट का, विश्व में विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का प्रथम अभिलेख माना जाता है दसपुर का मंदसौर, या मंदसौर अभिलेख या दसपुर अभिलेख। अब ये विज्ञापन का क्या चक्कर है? विज्ञापन का चक्कर मैं बताता हूं। रेशम के बनते हैं कपड़े, रेशम की बनती हैं साड़ियां। तो ये रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है, इस श्रेणी ने जाकर इस मंदिर को दान दिया था, जो सूर्य मंदिर बनवाया था बंधु वर्मा ने। बंधु वर्मा ने किसके कहने पर? कुमार गुप्त।
कुमारगुप्त गुप्त शासक हैं, बंधु वर्मा वहां का लोकल रूलर था। तो वहां पर जब ये सूर्य मंदिर बनवाया गया तो बाद में जाकर इस सूर्य मंदिर को दान दिया इन रेशम बुनकरों की श्रेणी ने। तो उन्होंने इस पे लिखवाया कि हम रेशम बुनकरों की श्रेणी हैं, हम रेशम का कार्य करते हैं, रेशम की साड़ियां बेचते हैं, रेशम का कपड़ा बेचते हैं। इस तरीके से ये रेशम का जो वो उल्लेख कर रहे हैं, इसीलिए से विश्व का पहला विज्ञापन का अवलेख भी माना गया। तो अब तक 4 से 5 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है, उम्मीद है आगे भी पूछा जाएगा और आप बताते रहेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का भंडार मिला है या स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं? इस प्रश्न में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, याद रखिएगा मध्य प्रदेश में एक जिला है दमोह, और दमोह में एक ग्राम है सकोर ग्राम। क्या नाम है? सकोर ग्राम। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सकोर ग्राम से गुप्तकालीन शासकों के सिक्के मिले हैं, जिसमें समुद्रगुप्त है, जिसमें कुमारगुप्त है, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड भी है। इसके अलावा एक जगह है विदिशा, जहां से सिक्के मिले हैं। विदिशा से कांच नामक गुप्त शासक का सिक्का मिला है, कांच नामक गुप्त शासक का सिक्का मिला है। और ये कांच कुछ इतिहासकार समुद्रगुप्त को मानते हैं। इसके अलावा सिक्का मिला है गुप्त शासक रामगुप्त का, रामगुप्त जिनका ध्रुव देवी वाला किस्सा भी है, तो इनका भी सिक्का मिला है। फिलहाल याद रखिएगा दमोह का सकोर ग्राम गुप्तकालीन सिक्कों के लिए जाना जाता, बेहद फेमस है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है नचना कुठार पार्वती मंदिर। तो नचना कुठार पार्वती मंदिर ये गुप्त काल में बना हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से कई गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं, जिसमें एक ये है, और ये मंदिर है पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे। ठीक है, नचना कुठार पार्वती मंदिर पन्ना में है और ये गुप्त काल का है। मध्य प्रदेश में गुप्तकालीन कुछ मंदिर हैं, जैसे कि तिगवा, तिगवा का विष्णु मंदिर है, ये बहुत ही फेमस है, गुप्तकालीन है। और ये मंदिर बना है जबलपुर में, JVL मतलब जबलपुर। इसके अलावा एक देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये है ललितपुर यूपी में, बेतवा नदी के किनारे ललितपुर यूपी में बना है। इसके अलावा एक है भूमरा, आजकल भूमरा भूमरा, तो भूमरा का तो जलवा चल रहा है, फिलहाल ये भूमरा है, भूमरा नहीं है। भूमरा का शिव मंदिर है, और भूमरा का शिव मंदिर और नागौद का शिव मंदिर, ये दोनों के दोनों याद रखिएगा, नागौद का शिव मंदिर, सतना। ठीक है, तो ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में औलिकर वंश के अभिलेख किन किन स्थानों से मिले हैं? देखिए औलिकर एक फेमस डायनेस्टी है, मैं आपको बता दूं, जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था और सिकंदर के भारत पर आक्रमण के दौरान उसने पंजाब में एक जाति को हराया था, वो थी मालव जाति। तो पंजाब की मालव जाति आकर मालवा में बस गई, मालवा का नाम मालव जाति के नाम पर ही पड़ा है। मालवा नाम का एक क्षेत्र पंजाब में भी है उसी जाति के नाम पर। उन्हीं मालवों ने मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक वंश स्थापित किया था, जिसे हम औलिकर वंश कहते हैं, जिसके महानतम शासक थे यशोधर्मन। इस डायनेस्टी के जो अभिलेख हमको मिलते हैं वो भोपाल से मिलते हैं, मंदसौर से मिलते हैं, राजगढ़ से मिलते हैं। खासकर मंदसौर के सौंधनी से एक स्तंभ मिला है, जो कि मध्य प्रदेश के एग्जामों में सौंधनी स्तंभ मिला है, ये बहुत चर्चित है। और ये है मालवा के या औलिकर वंश के महानतम शासक यशोधर्मन का, जिनकी उपलब्धियां इस पर लिखी हुई हैं कि इन्होंने, मतलब ये वो महानतम शासक हैं जिनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित कर दिया था। वो मिहिर कुल जो भगवान शिव के अलावा यानी महादेव के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता था, वो फूलों की टोकरियों पे फूलों की टोकरी लेकर जो है यशोधर्मन के दरबार में आया था। तो झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। किस शासक को जनेंद्र यानी जनों में इंद्र, राजाओं का राजा, नराधिपति, परमेश्वर कहा गया है? तो ये उसी महान राजा की बात हो रही है जिसका मैं किस्सा सुना रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतना शक्तिशाली था जिसने मिहिर कुल जैसे शासक को पराजित किया।
मिहिर कुल जिसने महादेव के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाया था। और मिहिर कुल याद है आपको कौन है? मिहिर कुल स्वयं को विनाश का देवता कहता, महान शिव भक्त था। ठीक है, याद रखिए। साकल उसकी राजधानी थी। ग्वालियर से भी उसका एक अभिलेख मिला है मिहिर कुल से। और मिहिर कुल बहुत ही खतरनाक आदमी था। और मिहिर कुल की हड्डियां तोड़ने वाला और मिहिर कुल को पराजित करने वाला वो महानतम शासक कोई और नहीं है, वो है यशोधर्मन। और यशोधर्मन की उपलब्धियां उसके अभिलेखों में बताई गई हैं कि उसने क्या किया था, पूर्ण शासक ये वाला मिहिर कुल है, इसको पराजित किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये है यशोधर्मन। प्रसिद्ध हूण शासक तोरमान ने कौन सी उपाधियां, कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों याद रखेगा, क्योंकि आजकल ये भी बहुत चर्चित है, तो देख लेते हैं इनका। देखिए, तोरमान का एरन से अभिलेख मिला है। एरन से एक वराह प्रतिमा पर अभिलेख मिला है। इसे भी एरन अभिलेख कहते हैं। वराह प्रतिमा पर एक लेख मिला है। ये वराह प्रतिमा गुप्तकालीन है, उस पर एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में भैया को एक तो कहा गया है महाराजा धीराज, ठीक है, और यहीं से इनके सिक्के भी मिले हैं, महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज कहा गया है इनको, और यहाँ से इनके सिक्के भी मिले हैं। तो याद रखिएगा, ये जो एरन है वो बहुत ही फेमस है। एरन से हूण शासक तोरमान का एक अभिलेख, एक सिक्का भी मिला है। और ये क्वेश्चन न जाने कितने एमपी के एग्जामों में पूछा गया है कि एरन की वराह प्रतिमा से किसका अभिलेख मिला है। तो याद रखिएगा, वो है तोरमान। चलिए, प्राचीन भारत का नेपोलियन, वाह। देखिए, फ्रांस के पास एक नेपोलियन है और वो इतराता है, कहता है कि हमारे यहाँ नेपोलियन बोनापार्ट हुआ था। हम नहीं इतराते, हमारे पास कई नेपोलियन हुए हैं, जिसमें से एक नेपोलियन का नाम आपके सामने है। प्राचीन भारत का नेपोलियन जिस व्यक्ति को कहा जाता है वो है महान गुप्त शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्रथम पृथिव्यावीर भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? प्रथम पृथिव्यावीर का मतलब है पृथ्वी का पहला वीर। इसके अलावा समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिच्छवी दौहित्र, यानी लिच्छवी की राजकुमारी का लड़का। इसके अलावा समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के लिए बहुत सारे नाम हमको मिलते हैं। एक विक्रमांक शब्द भी मिलता है, विक्रमांक, ठीक है। अश्वमेध कर्ता, किस शासक को अश्वमेध कर्ता कहा गया है? अश्वमेध यज्ञ करने वाला। तो याद रखिएगा, ये कोई ऐसा वैसा शासक नहीं है, महानतम शासक है जिसने उत्तर भारत के 12 और दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित कर दिया था। ये था हमारा महानतम शासक समुद्रगुप्त, जिसके बारे में, जिसकी विजयों की प्रशस्ति मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो कि लिखा है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने, और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हर्षेण। जो हमेशा, हर्षेण कई पदों पर था, और हर्षेण ने प्रयाग प्रशस्ति में बहुत ही ज्यादा तारीफ की है समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त का उद्देश्य बताया धरणीवंत, यानी समुद्रगुप्त अपनी विजयों के माध्यम से पृथ्वी को जीतना चाहता था, पृथ्वी को बांधना चाहता था। लिच्छवी दौहित्र, प्रथम पृथिव्या वीर, कविराज। तो ये कविराज पूछा जाता है, अश्वमेधकर्ता पूछा जाता है, और भारत का नेपोलियन। जब बात नेपोलियन की आती है साथियों, तो आपको मैं जानकारी के लिए और बता दूं, हमारे देश में कई नेपोलियन हुए हैं। मैं जिक्र कर देता हूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगर पूछा जाए किस व्यक्ति को हिंदू नेपोलियन कहते हैं, तो वो है कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण। किस व्यक्ति को सिखों का नेपोलियन कहते हैं, वो है महाराजा रणजीत सिंह। किस किस व्यक्ति को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वो है होलकर शासक यशवंत राव। यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हिंदू नेपोलियन कहा जाता है लक्ष्मीकर्ण, जो कि कलचुरी शासक थे। दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं राजेंद्र वन। हमारे पास नेपोलियन की कमी नहीं है, बहुत सारे नेपोलियन हमारे पास हुए हैं। तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र वन को कहते हैं। मध्य भारत यानी सेंट्रल इंडिया यानी मध्य प्रदेश का नेपोलियन यशवंत राव होलकर को कहते हैं। हिंदू नेपोलियन किसको कहते हैं? लक्ष्मीकर्ण, कलचुरी शासक को। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया किया तो था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या बुद्धगुप्त के शासनकाल में। इस प्रश्न में बच्चे फंस जाएंगे, क्योंकि भारत पर हूणों के आक्रमण और उनको पराजित करने की घटना लोग जानते स्कंदगुप्त, लेकिन सबसे पहले उसने जो है
कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में भी किया था, यानी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में ही हुणों का आक्रमण होने लगा था। कुछ तो होने लगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ दुविधा लगे, हाँ एक चीज, जो लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दिया करूंगा, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, और वहां आपको इसकी आंसर शीट भी इसके साथ मिल जाएगी। भीतरी स्तंभ लेख में जानकारी है। प्रथम पृथिव्यावीर किसे कहते हैं? थोड़ी देर पहले बताया था, प्रथम पृथिव्यावीर की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी? तो वो कोई और नहीं है, वो है महानतम शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को उसके अभिलेखों में प्रथम पृथिव्यावीर अर्थात पृथ्वी का पहला वीर कहा गया है। क्या कहा गया साथियों? पृथ्वी का पहला वीर कहा गया है। एक सेकंड रुकिएगा बस साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले। हाँ, जैसा कि मुझे लग ही रहा था, मैंने खुद ही चेक कर लिया, मतलब इस प्रश्न का आंसर साथियों यही माना गया है, तो मैं अपनी माफी चाहता हूँ और इस प्रश्न के आंसर को मैं मिटा देता हूँ। ये रॉन्ग है। इस प्रश्न का जो सही आंसर माना गया है वो स्कंदगुप्त को माना गया है, यानी इसीलिए मैंने कहा अभी देख लें आपके लिए क्यों। स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था, स्कंदगुप्त ने ही हराया था, लेकिन उसके अभिलेखों में लिखा है कि उसके पापा के शासनकाल में होने लगे थे और उसने जाकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन स्कंदगुप्त को ही माना गया है क्योंकि ज्यादा आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था। शक विजेता, यहां से अभी 2 साल पहले ही प्रश्न पूछा गया था, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है, और यहाँ से सिक्कों पर एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए, शक विजेता की अगर बात करें, ध्यान से सुनिएगा, जिस शासक को शक विजेता माना जाता है वो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनके बारे में आपने सुना होगा, इन्हीं को कहते हैं विक्रमादित्य। तो 14 विक्रमादित्य में सबसे महान विक्रमादित्य हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके अलावा इन्हें कहते हैं सकारी, शकों का दुश्मन, सकारी या शक विजेता, इससे कनेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा इन्हें देवराज और देवश्री भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त सेकंड है जिन्होंने शकों का उन्मूलन कर दिया था, इसीलिए इन्हें शकों का उन्मूलन करता भी कहते हैं, यानी शकों का पूरी तरीके से उन्मूलन, यानी इनको समाप्त करने वाले। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने व्याघ्र, व्याघ्र होता है टाइगर, व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे, और चांदी के सिक्के चलाने वाले ये पहले गुप्त शासक थे। इससे पहले किसी भी गुप्त राजा ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। तो याद रखिएगा, चांदी के सिक्के चलाने वाले गुप्त राजा और शकों को जीतने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करने वाला शासक, या फिर उन सिक्कों का नाम क्या था? व्याघ्र। व्याघ्र को हिंदी में बाघ और इंग्लिश में टाइगर कहते हैं, संस्कृत में व्याघ्र कहते हैं टाइगर को, बाघ। रजत सिक्के जारी करने वाला, रजत मतलब चांदी, हमारे यहाँ भी एक चांदी है रजत, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रजत सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो रजत सिक्के यानी चांदी के सिक्के। चांदी की कीमत अभी आसमानों में है, पता ही है आपको, चांदी की कीमत बढ़ रही थी, फिलहाल तो डाउन है। तो ये हमारे यहाँ चांदी का भी माहौल अभी वैसा है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सिक्के इन्होंने शकों को जीतने के उपलक्ष्य में चलाए थे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो नहीं बताना है। और ये प्रश्न देखते हैं, हूण आक्रमण है, प्रशासन का सामंतीय ढांचा है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना है, अरब आक्रमण ये नहीं है। क्यों? क्योंकि अरबों का आक्रमण बहुत देरी से हुआ। किससे हुआ? देरी से हुआ। तो ऊपर वाले तीनों कारण हैं, लेकिन ये कारण नहीं था, यानी राइट आंसर है अरब आक्रमण। अरब आक्रमण बहुत लेट होता है, उससे पहले गुप्तों का पतन हो चुका था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं मंदिरों एवं ब्राह्मणों को, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए? तो वो कोई और नहीं है, वो है गुप्ता। गुप्त वंश के शासकों के द्वारा ही सबसे ज्यादा दान दिए गए हैं। जिन्हें मंदिरों को दान देते थे तो उनको बोलते थे, जब मंदिर को दान दिया जाता है उसको बोलते थे देवदान, और जब ब्राह्मणों को दान दिया जाए उसे बोलते थे ब्रह्मदान। ठीक है,
ठीक है, या देवगांव जब किसी मंदिर को गांव दान दे रहे हैं, और ब्रह्म गांव, याद रखिएगा सबसे ज्यादा दान दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, नगरों का क्रमिक पतन। और ये जो नगरों का जो डिक्लाइनेशन होने लगा था, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण घटना है, तो याद रखिएगा नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की ही घटना माना जाता है। यानी गुप्त काल से नगरों का पतन धीरे 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 होने लगा। तो गुप्त काल में बहुत ज्यादा क्या हुआ, इस क्वेश्चन को हम पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट कर देंगे, आपको समझ जाएंगे। जैसे मान के चलिए मैं राजा हूँ, राजधानी में रहता हूँ, मैंने इस ब्राह्मण को 100 बीघा दी, उस ब्राह्मण को 1000 बीघा दी। समझिए आप, जब दान दिया गया तो अब ये जो लोग जो शहर में रहते हैं वो दान जंगल में दिया गया तो वहां जाकर बसेंगे। तो नगरों से लोग कहाँ जाएंगे, ग्रामों की तरफ। नगरों से लोग कहाँ जाएंगे, गांव की तरफ। इसीलिए नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल में शुरू हो जाता था, हर्षवर्धन काल में ये टॉप पे चला जाएगा और धीरे धीरे पतन हो जाएगा। फिर नगरीकरण होता है तुर्कों के आने से। तुर्कों का आना होता है दिल्ली सल्तनत में, इसीलिए दिल्ली सल्तनत यानी तुर्कों के आने से भारत में होगा तीसरा नगरीकरण। तो भारत में टोटल 3 नगरीकरण हुए थे। पहला हड़प्पा सभ्यता में, दूसरा हुआ था 600 बीसी में, और तीसरा होता है तुर्कों के आने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो इनमें से आपको यह बताना है कि कौन ऐसे हैं जो आयुर्वेद से नहीं कनेक्टेड हैं, आयुर्वेद से इनका संबंध नहीं है। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत। इनमें से ये जो भास्कराचार्य हैं ये गणित और खगोल विज्ञान के जानकार थे। याद रखिए किसके, गणित और खगोल विज्ञान के जानकार आप इनको बोल सकते हैं। बाकी ये आयुर्वेदाचार्य हैं, ये आयुर्वेदाचार्य हैं, ये आयुर्वेदाचार्य हैं, और इनको तो आप जानते ही हैं, फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। फादर ऑफ सर्जरी जानते हैं ना, शल्य चिकित्सा का पिता। तो शल्य चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है, बहुत ही फेमस है, शल्य चिकित्सा का पिता कहते हैं सुश्रुत को। फादर ऑफ सर्जरी, आज भी जर्मनी में इनकी मूर्तियां लगी हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर है भास्कराचार्य, बाकी और भी जगह से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। ये भी बढ़िया प्रश्न है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहते थे, इसका सही आंसर है रूपक। रूपक शब्द से ऐसे याद रखिएगा, आगे चल के रूपक शब्द से बनेगा रुपया। शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के को नाम दिया था रुपया। तो रूपक या रुपया। दीनार मतलब गोल्ड, कारशापण मतलब सिल्वर, और निष्क मतलब गोल्ड। ठीक है, याद रखेगा। तो फिलहाल सही आंसर है रूपक यानी रुपया। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि गुप्त काल में जो नाटक लिखे गए हैं कालिदास जी के द्वारा, उनमें स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे। कहिए याद आया कि नहीं, मैंने कल ही आउट कर दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा। जबकि उच्च जाति के लोग या बाकी लोग संस्कृत बोलते थे, शूद्र और स्त्रियां प्राकृत बोलते थे, क्योंकि उनकी स्थिति सही नहीं थी। गुप्त काल में सती प्रथा महिलाओं की निम्न स्थिति को दिखाती है, शूद्रों की स्थिति भी निम्न थी, इससे पता चलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। अगर ये पूछा जाए, देखो अगर ये पूछा जाए किसने, तो मैंने 3 बार इसका प्रश्न का आंसर बता दिया, वो था यशोधर्मन। तो यशोधर्मन ने ही क्या किया था, हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था। जैसा कि आपको बता दिया है कई बार, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख, मंदसौर अभिलेख में इस बात की पुष्टि है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे। ये भी देखिए कितना बढ़िया है, गुप्त काल में सिंचाई कर को क्या कहते थे। तो इसका आंसर विदक भागम होना चाहिए, विदक भागम, विदक भागम, विदक भागम कहते थे। और सिंचाई होती थी रेहट से, रेहट यंत्र होता था, रेहट यंत्र जिससे पानी खींचा जाता था, रहट भी बोलते थे, रेहट भी बोलते थे। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप लोगों के फंसने के चांसेस हैं कि आखिर क्या कहा जाता था। तो आप बता सकते हैं विदक भागम सिंचाई करता। हिरण्य एक नगद कर होता था, उपरनिका ये अलग चीजों पे लिया जाता था। योग के आविष्कारक किसे माना गया है, तो योग दुनिया को किसने दिया,
योग देने वाले हैं पतंजलि। पतंजलि ने योग पर जो किताब लिखी सबसे पहले उसका नाम है योग सूत्र। तो योग सूत्र नामक पुस्तक में उन्होंने दुनिया को सबसे पहले योग के बारे में बताया और आज पूरी दुनिया योग को जानती है, रामदेव नहीं बताना है। महाभाष्य ये भी बहुत ही फेमस बुक है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। कहने का मतलब है उन्होंने ये पूछा है कि पतंजलि किसके समसामयिक थे, किसके समकालीन थे, तो वो है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और उन 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन या इनके पुरोहित जो हैं, इनके पुरोहित थे पतंजलि। तो याद रखिएगा पतंजलि किसके समकालीन थे, पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है महाभाष्य। व्याकरण की पुस्तक है, आपने उनका नाम सुना है ना, अष्टाध्यायी। तो याद रखिएगा अष्टाध्यायी पर ये पुस्तक टीका है, यानी जो महर्षि पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, उस पर टीका लिखा था किसने, पतंजलि ने, जिसका नाम था महाभाष्य। अगला प्रश्न है हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। हर्षचरित्र नामक पुस्तक जिसने लिखी है उनका नाम बहुत ही फेमस है और वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के, याद रखिएगा, सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे और हर्ष के दरबारी कवि रहते हुए इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। एक का नाम हर्षचरित्र है और एक का नाम है कादम्बरी। तो हर्षचरित्र और कादम्बरी की जो रचना है वो किसने की थी, याद रखिएगा वो की थी महानतम लेखक साहित्य के बाणभट्ट। मध्य प्रदेश के एक डैम का नाम इनके नाम पर है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना उस डैम का नाम क्या है। जिसने भी सही बताया उसके लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को दक्षिणवर्ती आगमन, यानी सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को, अग्रगमन को किसने रोका था। तो वो शासक जिसने हर्ष को पराजित कर दिया नर्मदा नदी के तट पर, वो कोई और नहीं हमारा फेमस शासक है जिसे हम पीटू कहते हैं शॉर्ट में। पीटू ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था और पीटू की विजयों की जानकारी हमें एक अभिलेख से मिलती है और उस अभिलेख का नाम है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। क्या नाम है, ऐहोल अभिलेख, जिसको कहते हैं ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख से मिलती है और इस अभिलेख का जो राइटर है उसका नाम है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति इसके लेखक हैं। इस अभिलेख की एक खास बात और है, ये अभिलेख याद रखिएगा कर्नाटक से मिला है, ये अभिलेख संस्कृत भाषा में है। इस अभिलेख की खास बात क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इस अभिलेख में कालिदास का चर्चा है। कालिदास और भारवी का उल्लेख है। कालिदास एवं भारवी संस्कृत के 2 महान लेखक थे और इनकी इसमें चर्चा की गई है। अब आपको बताता हूं ये चर्चा क्यों की गई है। पहले तो आप ये जान लीजिए ऐहोल अभिलेख है क्या। देखिए वातापी के चालुक्य शासक जिनका नाम था पुलकेशन द्वितीय, चालुक्य वंश के महानतम शासक थे जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इन्होंने एक अभिलेख लिखवाया ऐहोल अभिलेख। ऐहोल कर्नाटक का एक शहर है, वहां से अब मिला है। ऐहोल को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। ऐहोल बेसिकली क्या है, मंदिरों का नगर भी है। रवि कीर्ति ने इस अभिलेख को लिखा, इसमें पुलकेशन द्वितीय की बहुत ज्यादा तारीफ की कि हमारा राजा ऐसा था। तारीफ करते करते वो बह गए रवि कीर्ति भावनाओं में और अपनी तारीफ में 2 शब्द लिख दिए कि इस अभिलेख को लिखने के बाद मैं वही यश और कीर्ति प्राप्त करूंगा जो कालिदास और भारवी को प्राप्त है। बेसिकली संस्कृत भाषा के लिए कालिदास और भारवी जाने जाते हैं और ये अभिलेख संस्कृत भाषा में था, तो इसीलिए उन्होंने अपनी तुलना कालिदास एवं भारवी से कर ली। एग्जाम में पूछा गया है कि इस अभिलेख में कालिदास की चर्चा है। इस अभिलेख की एक खास बात और है कि सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का उल्लेख भी मिलता है। तो सर्वप्रथम गुर्जरों का उल्लेख भी कहां मिला है, या गुर्जर प्रतिहार शब्द की चर्चा भी यही मिलती है। साथियों आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 25 उसको हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, क्या आप इस सीरीज से कुछ रिवाइज कर पा रहे हैं, आपको ये फायदा दे रही है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ये प्रश्न करवाता हूँ रिवीजन के तौर पे आपके लिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।